नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा के लिए दो दिलचस्प यात्रा स्रोत हैं। एक तो है फुकेत थाईलैंड पर एक गाइड, काफी डिटेल गाइड है। हाँ। और दूसरा है एक ट्रैवल एजेंसी ट्रिप मेकर हॉलिडेज, उसके बारे में कुछ जानकारी। तो आज का मकसद ये समझना है कि फुकेत में ऐसा क्या खास है। इसे अंडमान का मोती भी कहते हैं। हाँ, सुना है। और फिर देखेंगे कि ये जो कंपनी है ट्रिप मेकर हॉलिडेज, ये ऐसी यात्रा को प्लान करने में कैसे मदद कर सकती है। जानकारी तो काफी है इन स्रोतों में, तो चलिए जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं क्या अहम निकलता है। बिल्कुल। और ये दोनों स्रोत मिलकर ना एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ फुकेत की डिटेल्स हैं, बीच, जंगल, कल्चर, क्या क्या कर सकते हैं वहाँ। और दूसरी तरफ एक एजेंसी है जो IATA से मान्यता प्राप्त है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। अच्छा। हाँ, और वो दावा करते हैं कि वो लोगों के लिए बिल्कुल उनकी पसंद की ट्रिप बना सकते हैं। तो देखना ये है कि ये दोनों जानकारियां एक यात्री के लिए क्या मायने रखती हैं, है ना, कैसे मदद मिल सकती है इनसे। सही कहा। तो फुकेत से ही शुरू करते हैं। गाइड में लिखा है कि ये थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन सिर्फ साइज की बात नहीं है। यहाँ खूबसूरत धूप वाले बीच का जिक्र है, जैसे पाइटोंग, काटा और एक फ्रीडम बीच भी है, शायद थोड़ा शांत वाला। हाँ, लगता तो है। और साथ में हरे भरे जंगल, वहाँ की कल्चर, नाइट लाइफ भी काफी वाइब्रेंट बताई गई है। और खाना, सिर्फ बीच डेस्टिनेशन नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो विविधता है ना, मुझे लगता है यही फुकेत की सबसे बड़ी बात है। गाइड ने इसे अलग अलग हिस्सों और एक्टिविटीज में बांटा भी है। इससे अंदाजा लगता है कि कितना कुछ है वहाँ। जैसे अगर उत्तर की तरफ देखें, नॉर्थ फुकेत, तो वहाँ नेचर लवर्स के लिए खाओ फ्रा थायो नेशनल पार्क है। शांत माहौल, हरियाली होगी वहाँ। बैंक पे झरना भी है। अच्छा। और हाँ, फुकेत हाथी अभयारण्य का भी जिक्र है। ये आजकल बहुत जरूरी हो गया है, नैतिक टूरिज्म के नजरिए से। हाँ, नैतिक पर्यटन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। और द्वीप के बाकी हिस्सों में क्या है? सेंट्रल फुकेत में कल्चर और हिस्ट्री ज्यादा है। फुकेत ओल्ड टाउन का जिक्र है। वो अपनी सीनो पोर्टुगीज आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, शायद। ओह अच्छा, ये क्या स्टाइल है? ये चीन और पुर्तगाल के असर का मिला-जुला स्टाइल है। द्वीप के इतिहास की कहानी बताता है। फिर वाट चालोंग जैसे बड़े मंदिर हैं, थाई कल्चर और आध्यात्मिकता का अनुभव। और हाँ, आइलैंड हॉपिंग टूर्स। ये तो फुकेत के आसपास जो छोटे छोटे सुंदर द्वीप हैं ना, जैसे फीफी आइलैंड्स या जेम्स बॉन्ड आइलैंड, उनको देखने का बहुत पॉपुलर तरीका है। वाह, तो नेचर और कल्चर दोनों का अच्छा मिक्स लग रहा है। और बीच, लोग तो थाईलैंड को अक्सर बीच से ही जोड़ते हैं। बिल्कुल, और फुकेत इस मामले में निराश नहीं करता। हाँ। पाटोंग बीच तो शायद सबसे फेमस और क्या कहते हैं, चहल पहल वाला है। नाइट लाइफ, वाटर स्पॉट, सब कुछ। लेकिन अगर किसी को शांति चाहिए तो गाइड में फ्रीडम बीच या बनाना बीच जैसे ऑप्शंस भी हैं। शायद वहां कम भीड़ होती होगी। अच्छा। और सिर्फ तैरना या धूप सेकना नहीं, फांग नगा बे में कयाकिंग का अनुभव, जहां वो बड़ी बड़ी चूना पत्थर की चट्टानें पानी से निकलती हैं। हाँ, वो तस्वीरें देखी है मैंने, कमाल की लगती हैं। बिल्कुल। या फिर सिमिलिन आइलैंड्स के साफ पानी में स्नॉर्कलिंग। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए तो ये जन्नत होगी। ये सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है। क्या कुछ खास देखने लायक जगह, लैंडमार्क्स भी है जिनका जिक्र है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। एक तो बिग बुद्धा है, पहाड़ी पर बनी बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति। वो सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वहां से नजारा भी शायद पूरे द्वीप का शानदार दिखता होगा। अच्छा। और वॉट फ्रा थोंग का भी जिक्र है। वहां एक आधी जमीन में धसी हुई बुद्ध की प्रतिमा है। काफी अनोखी जगह लगती है। ये फुकेट की पहचान का हिस्सा है। और परिवारों के लिए, अगर कोई बच्चों के साथ जा रहा हो? गाइड ने उसका भी ध्यान रखा है। फुकेट फैंटेसी जैसे कल्चरल थीम पार्क का जिक्र है। शाम के मनोरंजन के लिए अच्छा हो सकता है। अंडामांडा वाटर पार्क है, पानी में मस्ती के लिए। और सिरीनाट नेशनल पार्क भी है, जहां शायद शांत बीच और नेचर वॉक का मजा लिया जा सकता है। तो फुकेट सिर्फ यंग बैकपैकर्स या कपल्स के लिए नहीं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है वहाँ। वाकई एक्टिविटीज की लिस्ट तो बहुत लंबी और इम्प्रेसिव है। लेकिन एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा, खाना। गाइड कहता है फुकेत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है। ये क्या होता है? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टैग है। यूनेस्को ये मान्यता उन शहरों को देता है जिन्होंने अपनी लोकल खाने की कला, परंपराओं और फूड कल्चर को क्रिएटिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ा है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि फुकेत का खाना सिर्फ टेस्टी नहीं है,
वो वहाँ की पहचान का हिस्सा है और वहाँ इस फील्ड में लगातार कुछ नया, कुछ क्रिएटिव होता रहता है। ये सिर्फ खाने की क्वालिटी की गारंटी नहीं, बल्कि एक गहरे कल्चरल अनुभव का वादा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या गाइड कुछ खास डिशेस भी बताता है? हाँ, कुछ लोकल डिशेस का जिक्र है, जैसे कनोम जीन। ये चावल के पतले नूडल्स होते हैं और अलग-अलग तरह की करी के साथ परोसे जाते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है। एक मुंह होंग का भी जिक्र है। ये सोया सॉस और मसालों में धीरे धीरे पकाया गया पोक बेली होता है। शायद काफी रिच और टेस्टी होगा। और जाहिर है ताज़े सी फूड का तो जिक्र है ही। और थाई स्ट्रीट फूड का अनुभव लेने की सलाह भी है, जो थाईलैंड ट्रिप का अक्सर एक हाईलाइट होता है। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। और वो जो सुझाव है कि कुकिंग क्लास ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ खाना नहीं, बनाना सीखना भी तो एक अनुभव है। लिए सबसे अच्छे समय के बारे में भी बताया है। ये प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये तो जानना ही चाहिए कि कब जाना बेस्ट रहेगा। गाइड के हिसाब से नवंबर से फरवरी का मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। ठंडा और सूखा, मतलब घूमने फिरने साइट सीइंग के लिए एकदम बढ़िया। लेकिन ये पीक सीजन भी होता है। मतलब भीड़ और महंगाई। हाँ, ज्यादा भीड़ और शायद कीमतें भी थोड़ी ज्यादा। और बाकी समय? मार्च से मई काफी गर्म होता है। ये टाइम बीच पर रिलैक्स करने और पानी की एक्टिविटीज के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन गर्मी झेलनी पड़ेगी। और जून से अक्टूबर होता है बरसात का मौसम, मॉनसून। इसका फायदा यह है कि भीड़ कम होती है और होटल फ्लाइट्स में अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं। लेकिन बारिश की वजह से कुछ आउटडोर एक्टिविटीज या आइलैंड ट्रिप में दिक्कत आ सकती है। तो चुनाव यात्री की प्रायोरिटी पर है, मौसम या बजट? बिल्कुल, क्या ज्यादा जरूरी है, बेस्ट मौसम या कम भीड़ और कम खर्च? ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है। गाइड में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं, जैसे करेंसी थाई बाहत है, भाषा थाई है, लेकिन ये राहत की बात है कि टूरिस्ट एरिया में इंग्लिश भी काफी चलती है। हाँ, कम्युनिकेशन में आसानी रहती है। और ट्रांसपोर्ट के लिए भी कई ऑप्शन है, टैक्सी, लोकल टुक-टुक, जो अपने आप में एक अनुभव है। हाँ, टुक-टुक तो जरूर ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल, किराए की बाइक भी मिलती है, पर थोड़ी सावधानी से चलानी होती होगी, या प्राइवेट कार। मतलब आइलैंड पर घूमना फिरना आसान है। और गाइड का सुझाव है कि फुकेत को ठीक से एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम 4 से 10 दिन का टाइम निकालना चाहिए। जितनी वैरायटी बताई है उससे देखते हुए ये सही लगता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये गाइड फुकेट को सिर्फ एक हॉलिडे स्पॉट नहीं, बल्कि अनुभवों का एक पूरा पैकेज दिखाता है। एडवेंचर, नेचर, कल्चर, खाना, आराम, सब कुछ। वाकई अंडमान का मोती वाला दावा सही लगता है। निश्चित रूप से फुकेत की ये तस्वीर बहुत आकर्षक है, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं कि शायद प्लान करना थोड़ा मुश्किल लगे। हाँ, यहीं पर हमारा दूसरा सोर्स आता है, ट्रिप मेकर हॉलिडेज। एग्जैक्टली। फुकेत की इतनी सारी संभावनाओं को देखते हुए सवाल उठता है कि एक आम यात्री से हकीकत कैसे बनाएं। सोर्स बताते हैं कि ट्रिप मेकर हॉलिडेज 2017 में बनी कंपनी है और ये IATA मान्यता प्राप्त है। एक जगह पैशन ट्रिप प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड का भी जिक्र है। शायद ये उनकी पेरेंट कंपनी या पुराना नाम हो। इनका मकसद है यादगार, आसान और पर्सनल यात्रा अनुभव देना। पर यह IATA मान्यता क्या चीज है? यात्री के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एयरलाइन इंडस्ट्री की एक ग्लोबल संस्था है। किसी ट्रैवल एजेंसी का IATA से मान्यता प्राप्त होने का मतलब है कि वो एजेंसी कुछ तय प्रोफेशनल और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स मानती है। ये यात्री के लिए एक तरह से भरोसे का सिग्नल है। अच्छा, मतलब रिलायबिलिटी। हाँ, कि एजेंसी इंडस्ट्री के नियमों को जानती है और टिकटिंग वगैरह के लिए ऑथराइज्ड है। जैसे किसी डॉक्टर का मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाइड होना। ये क्वालिटी और भरोसे का संकेत है, हालांकि हर चीज की गारंटी नहीं होती। सोर्स में उनका एजेंट नंबर 14025863 भी दिया है, पर वो शायद यात्री के लिए उतना जरूरी ना हो। समझ गए। तो ये एक भरोसे का निशान है। उनकी सर्विसेज क्या है? वो मुख्य रूप से कस्टमाइजेबल हॉलिडे पैकेज पर जोर देते हैं। मतलब वो शायद सिर्फ रेडीमेड पैकेज नहीं बेचते, बल्कि यात्री की पसंद, बजट, इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रिप बना सकते हैं। ये फुकेट जैसी जगह के लिए तो बहुत काम का हो सकता है। हाँ, चाहे हर किसी की पसंद अलग हो सकती है। वो सीमलेस बुकिंग का भी दावा करते हैं, मतलब शायद पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश करते होंगे। बुकिंग वगैरह और वीजा समाधान का भी मेंशन था। हाँ, वेबसाइट के एक हेडर में वीजा सॉल्यूशंस लिखा है। ज्यादा डिटेल तो नहीं है सोर्स में, पर इसका मतलब हो सकता है कि वो वीजा अप्लाई करने में मदद करते हों, खासकर उन देशों के यात्रियों के लिए जिन्हें थाईलैंड के लिए वीजा चाहिए। ओके। हालांकि कई देशों के लिए वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री एंट्री है,
वो रियल टाइम में फ्लाइट की अवेलेबिलिटी दिखाने और बुकिंग की सुविधा देने का भी दावा करते हैं, जो प्लानिंग के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है। कंपनी अपनी कुछ खासियतों पर भी जोर देती है, जैसे डिस्काउंट, ग्रेट डिस्काउंट्स अवेलेबल और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आवर ट्रैवलर्स अडोर अस, 5 स्टार रेटिंग। ये तो मार्केटिंग टैक्टिक्स है। बिल्कुल, ये मार्केटिंग की बातें हैं, लेकिन IATA सर्टिफिकेशन के साथ मिलकर ये एक पॉजिटिव इमेज बनाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, उनके टॉप सेलिंग डेस्टिनेशंस में दुबई के साथ थाईलैंड का भी नाम है। अच्छा, ये तो सीधे हमारी फुकेट चर्चा से जुड़ गया। हाँ, ये इशारा करता है कि उन्हें थाईलैंड की यात्राएं ऑर्गेनाइज करने का अनुभव हो सकता है और शायद फुकेत उनके लिए एक जाना माना डेस्टिनेशन हो। संपर्क जानकारी भी दी है, फोन नंबर, ईमेल और यूपी के पलिया कला में ऑफिस का पता भी। ये ट्रांसपेरेंसी अच्छी बात है। तो अब इन दोनों सोर्सेस को जोड़कर देखते हैं। हमारे पास फुकेत का एक पूरा खाका है, क्या देखें, क्या करें, कब जाएं, और दूसरी तरफ एक एजेंसी है जो यात्रा ऑर्गेनाइज करने का दावा करती है। एक यात्री इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करें? मुझे लगता है फुकेत गाइड एक तरह से विशलिस्ट बनाने के लिए परफेक्ट है। यात्री सोच सकता है कि उसे किस तरह के बीच पसंद है। क्या वो नेचर में टाइम बिताना चाहता है, कल्चर में इंटरेस्ट है, एडवेंचर चाहिए, या फिर वो यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी सिटी का स्वाद चखना चाहता है। बिल्कुल, और फिर इस विशलिस्ट के साथ वो ट्रिप मेकर जैसी एजेंसी से बात कर सकते हैं। एजेंसी का काम होगा इन अलग-अलग इच्छाओं को एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल प्लान में बदलना। वो यात्री के बजट, कितने दिन की ट्रिप है और कब जा रहे हैं, पीक सीजन, ऑफ सीजन, इन सब बातों को ध्यान में रखकर बेस्ट ऑप्शन सुझा सकते हैं। जैसे अगर कोई मॉनसून में जा रहा है तो एजेंसी शायद इंडोर एक्टिविटीज या उन जगहों पर फोकस करने की सलाह दे जहां बारिश का असर कम हो। हाँ, और एजेंसी की वैल्यू सिर्फ प्लानिंग में नहीं है, वो बुकिंग्स को भी आसान बना सकते हैं। फ्लाइट, होटल, टूर, ट्रांसपोर्ट, ये खुद करने से ज्यादा आसान हो सकता है, खासकर जब कई अलग अलग वेंडर्स हों। सही कहा। फुकेट जैसी जगह पर जहां शायद आइलैंड हॉपिंग या लोकल ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़े, और IATA एजेंसी से बुकिंग में भरोसे की उम्मीद भी रहती है। इससे टाइम बचता है, टेंशन कम होती है, खासकर उनके लिए जो पहली बार जा रहे हैं या जिनके पास खुद प्लान करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ये सुविधा बनाम लागत का भी सवाल है। खुद प्लान करने में शायद पैसे बचें, पर टाइम और मेहनत ज्यादा लगती है। एजेंसी की सर्विस लेने में शायद फीस लगे, लेकिन बदले में एक्सपर्टीज, आसानी और हो सकता है बेहतर डील्स भी मिल जाएं अगर उनके सप्लायर्स के साथ अच्छे कनेक्शंस हों। तो ये यात्री पर निर्भर करता है कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है। हाँ। तो आज के इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। पहली, फुकेत सिर्फ थाईलैंड का एक और आइलैंड डेस्टिनेशन नहीं है, ये अनुभवों का एक अविश्वसनीय रूप से विविध मिश्रण है। शानदार बीच तो हैं ही, साथ में जंगल, इतिहास, संस्कृति, एडवेंचर और वर्ल्ड क्लास खाना भी है। मतलब हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ है। और दूसरी बात, ट्रिप मेकर हॉलिडेज जैसी ट्रैवल एजेंसियां, खासकर IATA जैसी मान्यता वाली, ऐसी कॉम्प्लेक्स और विविध यात्राओं को प्लान करने और आसान बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वो जानकारी जैसे गाइड से मिली और एग्जीक्यूशन, बुकिंग, लॉजिस्टिक्स के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। हाँ, में श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार छोड़ते हैं। हमने बात की कि फुकेत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है। इसका मतलब है कि वहाँ की फूड कल्चर बहुत गहरी और अनोखी है। तो एक आम टूरिस्ट एक्सपीरियंस से आगे बढ़कर कोई व्यक्ति फुकेत के असली स्वाद की खोज कैसे कर सकता है? क्या ट्रिप मेकर जैसी कस्टम ट्रैवल प्लानर एजेंसी की मदद से एक ऐसी पाक यात्रा, मतलब एक कुलिनरी एडवेंचर, डिजाइन किया जा सकता है जो सिर्फ पॉपुलर रेस्टोरेंट्स तक ही सीमित न हो? अच्छा पॉइंट है। शायद इसमें लोकल मार्केट की गहरी खोज हो, कम फेमस पारंपरिक डिशेस चखना हो, या शायद लोकल परिवारों के साथ खाने का अनुभव शामिल हो सकता है। ये फुकेत की आत्मा को उसके खाने के जरिए समझने का एक बहुत ही अनोखा तरीका हो सकता है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।